वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? अगर आपने कभी पतंग उड़ाई है तो आपको इस बात का पता होगा कि पतंग उड़ाने के लिए आपको हवा की डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी होता है। अगर आपको हवा की डायरेक्शन का पता होगा तो आप आसानी के साथ जो है वो पतंग उड़ा सकते हैं। इसी तरह से जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ का है। ओके, तो हम इसे लिख लेते हैं वेक्टर and scalar quantities. Vector and scalar quantities. Okay. Yes, just a minute. The directional properties of physical quantities are used to categorize these quantities as vectors and scalars. ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। किसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़? फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और उनको कैटेगराइज करते हैं एज वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही कैटेगराइज करते हैं उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के को देखते हुए एज वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वेक्टर्स की डेफिनेशन। ओके, द क्वांटिटीज, या पहले स्केलर्स पढ़ लेते हैं ताकि आपको ना आसानी हो जाए। जस्ट अ मिनट। ओके, सबसे पहले हम स्केलर्स पढ़ लेते हैं। इसको स्केलर्स भी कहा जाता है और इन्हें स्केलर क्वांटिटीज भी कहा जाता है। ओके, स्केलर क्वांटिटीज ये कहती हैं द क्वांटिटीज which can be completely specified or described with the help of numerical magnitude with a proper यूनिट। यस, स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज़ को आप सिंपली मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आप उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। इनके पास किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको इस बात का पता है कि टाइम जो है
उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, एक ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, टाइम पास हो रहा होता है लेकिन उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह से आपके पास डिस्टेंस जो है उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह एनर्जी जो है उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो मास है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये सारी की सारी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, मतलब कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से जाहिर कर सकते हैं। इनको किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती या इनके पास होती ही नहीं है। ओके, इस तरह से एक और पॉइंट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कि ये कौन सी मैथमेटिक्स जो है उसको फॉलो करते हैं। यस, ओके, तो हमें इस बात का पता है कि स्केलर्स ऑबे ऑर्डिनरी अलजेब्रा। यस, आई गेस ये जी आएगा यहाँ पे। यस, स्केलर्स जो हैं वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, और वो सिंपल अलजेब्रा कौन सा होता है, यानी कि प्लस अरिथमेटिक रूल्स जो होते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो सारे के सारे ये ऑपरेशंस को फॉलो करता है। लेट्स से कि आप यहाँ से रूम तक गए हैं, अपने क्लासरूम में आप बैठे देख रहे हैं, तो आप अगर अपने क्लासरूम के डोर तक गए हैं और आपको 2 सेकंड्स लगे हैं, इसी तरह से आप जब डोर से अपने स्कूल या कॉलेज के गेट तक गए हैं तो आपको लेट्स से 20 सेकंड लगे हैं। तो आप सिंपली टोटल टाइम कितना लगा आपको, 20 + 2, 22 सेकंड्स जो है वो आपको स्कूल के गेट तक पहुँचने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि एक स्केलर क्वान्टिटी थी और आपने इसे क्या किया है कि सिंपली ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। इसी तरह आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। इसी तरह से हम वेक्टर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट वन इज वेक्टर्स भी कहते हैं इन्हें, और हम इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। ऑल राइट, हम तो डिफाइन कर लेते हैं। यस, द quantities which require not only magnitude but also direction with a proper unit are known as vector quantities। यस, तो आपको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तब आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, अब इसी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। यस, आपको पता है कि फोर्स जो है हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारे पास टॉर्क होता है, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। इसी तरह से हमारे पास वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन होता है।
एंड और भी हमारे पास डिफरेंट किस्म की, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी हमारे पास क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो इन सब क्वांटिटीज को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, यस, वेक्टर्स फॉलो, वेक्टर फॉलो, इसका जो बेसिकली मैथमेटिक्स होती है वो उससे क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसको हम डिफरेंट नाम देते हैं, उसे हम वेक्टर अलजबरा भी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर अलजबरा ये एक अलग किस्म की मैथमेटिक्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ हम वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने एक बहुत ही पॉपुलर सुना होगा, जैसे कि हेड टू टेल रूल, यस, ये इसी की चीज़ है, हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। तो ये जो हेड टू टेल रूल हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, वो बेसिकली इसी वेक्टर अलजबरा का हिस्सा है। तो इसकी जो वेक्टर कैलकुलस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर टू स्केलर्स। क्यों? क्योंकि इनके पास डायरेक्शन है। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप सो। तो हमने अभी तक देखा, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो हमने अभी तक जो है वो वेक्टर देन स्केलर्स को स्टडी किया, और उसमें हमने देखा कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, उनको कैटेगराइज किया एज वेक्टर्स एंड स्केलर्स। देन हमने क्या किया है, हमने फिर स्केलर क्वांटिटीज़ को हमने डिफाइन किया है। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और इनके पास डायरेक्शन नहीं होती। कुछ एग्जाम्पल्स लिखी, फिर आपको ये बताया कि किस तरह से ये जो है वो फॉलो करती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को और कौन सी मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिस्कस किया आपके साथ और इसके ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए। ओके, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। यस, व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम is used to represent पोजीशन भी कहते हैं इसको, और इसको हम एट द सेम टाइम जो है लोकेशन भी कह सकते हैं। लोकेशन, पोजीशन, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। यस, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम पोजीशंस या लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो एक्सिस से मिलके बना होता है कुछ इस तरह से, ऐसे। ओके, ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आता है। ओके, हम साथ ये भी लिख लेते हैं, दैट पॉइंट is plotted as ordered pair। तो हम इसे ऑर्डर पेयर की तरह जो है वो लिखते हैं, और वो ऑर्डर पेयर क्या होता है, इन द फॉर्म x एंड y। फाइन, ओके, ठीक है। इसी तरह से ये जो इसका एक्सिस होता है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है और ये नेगेटिव वाई। जहाँ पे ये आपस में कोइंसाइड कर रही होती हैं, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो इस बेसिकली इस ज्योमेट्री को या कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये भी लिख लेते हैं, द horizontal number axis
is denoted as x-axis and vertical number axis is denoted as y axis. The point where these two axes intersects is known as origin. जी, जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन. ऑल राइट, इसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. ओके, तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज़ करेंगे. लेट्स से मैं इस पॉइंट को लोकेट करना चाहता हूँ. इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इतने स्टेप्स एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना पड़ेगा और इतने स्टेप्स मुझे वाई एक्सिस की तरफ मूव करना पड़ेगा. तो ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा मेरे पास. लेट्स से मैं आपकी आसानी के लिए कर देता हूँ कि ये देखें, ये जो मेरे पास स्टेप्स थे मैं कह देता हूँ इसे 3 स्टेप्स, और जो वाई एक्सिस की तरफ मैंने स्टेप्स लिए हैं ये वाले स्टेप्स यानी कि इस लेंथ में मैं कह देता हूँ ये 5 स्टेप्स हैं. तो आप कैसे लिखेंगे? x की जगह पे क्या आएगा? 3 और y की जगह पे क्या आएगा? 5. तो ये जो आपके पास 3 और 5 है ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स. और इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट P को लोकेट कर सकते हैं. ऑल राइट, तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम. आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. यस, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंटेशन. यस, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से पहला मेथड है हमारे पास नंबर 1. ठीक है, हम इसे बोल्ड लेटर से शो कर सकते हैं. बोल्ड लेटर से. ठीक है, स्मॉल और काइंड ऑफ कैपिटल लेटर्स with arrow head. मतलब कि बोल्ड लेटर से मुराद है कि लेट से कोई वेक्टर b आपके पास जो है वो वेक्टर है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसे बोल्ड कर देंगे ऐसे, या इस तरह से आप इसे बाकी जो आपके लेटर्स होंगे उसकी निस्बत क्या कर देंगे? आप इसे बोल्ड कर देंगे. तो ये आपके पास एक बोल्ड लेटर जो है वो एज अ वेक्टर बिहेव करेगा. ओके, स्मॉल और कैपिटल लेटर से मुराद है कि अगर आपके पास लेट्स से स्मॉल f लिखा हुआ है आपने, ठीक है, एक कैपिटल F है, तो आप दोनों लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इनके ऊपर वेक्टर साइन जो है वो लाजमी डालना है. अगर आप इनके ऊपर वेक्टर साइन डालेंगे इसका मतलब है कि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है. अगर आप ना बोल्ड लिख रहे हैं और ना ही आप उस पर वेक्टर साइन लगा रहे हैं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है, फिर हम उसको एज अ स्केलर ही डील करेंगे. तो यही जो एक मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर अपने पेपर में करते हैं कि वो वेक्टर्स को डिनोट करते हुए या तो बोल्ड नहीं करते या एरो लगाना भूल जाते हैं, तो इस वजह से वो क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, और वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं. ग्राफिकल. यस, नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. ओके, तो अब आप इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे?
ओके इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, पहला रूल ये है, चूज द suitable coordinate system। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको आपने क्या करना है, चूज करना है इस तरह से। तो ये क्या था हमारा, आपको याद होगा कि हम वहाँ पे ले रहे थे एक्स वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी ले सकते हैं। लेट्स से दिस वन इज ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस किस्म का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ले रहे हैं। तो मैंने ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला ले लिया। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, नंबर 2 है सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल, कि आपने इन एक्सिस के ऊपर एक सूटेबल स्केल जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। लेट्स से कि मैं इस तरह से इस पे स्केल बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे एग्जैक्टली इस तरह से। और मैं साथ ये भी कह देता हूँ आसानी के लिए मैं साथ ये भी कह देता हूँ कि ये सारी की सारी रीडिंग्स जो हैं वो सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, और इधर वाले नंबर्स नेगेटिव में और नीचे वाले नंबर्स भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में। ओके, नंबर 3 पे आपने क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन with fixed डायरेक्शन। अब जो आपने वेक्टर ड्रॉ करना है उसको आपने फिक्स लाइन की तरह क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है इस तरह से। ये देखिए, आपने एक लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर दी किसी भी फिक्स डायरेक्शन में। देन आप क्या करेंगे फिर आप करेंगे कट द लाइन अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड पुट अ एरो हेड ऑन इट। अब ये वेक्टर जो है, जो इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है लेट्स से कि ये वेक्टर जो है इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, लेंथ है इसकी, लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो आप क्या करेंगे, या ये आपको लेट्स से कुछ किलोमीटर्स के बारे में बता रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसे उसके मुताबिक क्या करेंगे, इसकी लेंथ को एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा कट करके आपने लेट्स से इस पॉइंट पर एडजस्ट कर दिया, फाइन। और एडजस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर जो है वो इस तरह से एरो हेड लगा देंगे, फाइन। तो इस तरह से आप किसी भी जगह पर इसको जो है वो कैलिब्रेट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि ये वेक्टर कोई आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, या डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इन स्केल्स पर, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारे पास स्केल है, ये देखें, तो इस स्केल में मैंने आपको बताया कि जो एक रीडिंग है लेट्स से 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर मैं लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर के। तो जब आप इसकी ऑर्डर पेयर्स की मदद से आप क्या करेंगे, इस पोजीशन को लोकेट करेंगे ऐसे इस तरह से, तो कुछ ना कुछ आपके पास ऑर्डर पेयर आएगा ऐसे, ठीक है। तो फिर आप उसे सॉल्व करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को क्या लिख देंगे, इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर्स, कंपेयर करेंगे सेंटीमीटर्स के साथ, ठीक है। तो इसे कैलिब्रेशन कहते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ओके, तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स थे जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यस, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ, ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ adding two or more vectors into a single vector such that their cumulated effect can be determined is known as वेक्टर एडिशन भी कहते हैं इसको, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक वेक्टर ये था आपके पास और एक वेक्टर आपके पास ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है। इसे वेक्टर आप ए कह लें, इसे आप वेक्टर बी कह लें और इसे आप सी कह लें। तो आप क्या करेंगे? आप इन तीनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे? ये देखें ज़रा, ये तीन वेक्टर्स हैं आपके पास, डायरेक्शन आपने सेम रखनी है। तो मैंने उसी तरह से वेक्टर ए को ड्रॉ किया, ठीक है, उसी तरह से मैंने वेक्टर बी को ड्रॉ किया और उसी तरह से मैंने वेक्टर सी को ड्रॉ किया। ए बी सी। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, वेक्टर बी की टेल को मैंने वेक्टर ए के हेड के साथ अटैच कर दिया है और वेक्टर सी की टेल को मैंने वेक्टर बी के साथ अटैच कर दिया है। अब जब मैं इसको मिलाऊंगा तीनों को तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बन जाएगा ऐसे। तो ये जो मेरे पास वेक्टर आया है इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि दिस रिजल्टेंट आर, जिसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, दिस रिप्रेजेंट द कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेक्टर एडिशन। तो सिंपली अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऑल राइट, ये तो मैंने आपको बता दिया लेमैन लैंग्वेज में, लेकिन एक्चुअली में हम इसको लिखते हैं इस तरह से, रिजल्टेंट वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहरहाल ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने वैसे आपको बता दिया। ओके, आगे चलते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों, हमारे पास एक प्लेन है, एक लेट्स से यहाँ हमारे पास एक प्लेन है, तो ये हमारे पास एक प्लेन है या कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर जो है वो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक वेक्टर जो है वो हमारे पास इस तरह से पड़ा हुआ है वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे। तो आपको पता है कि इस वेक्टर को मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये मेरे पास वेक्टर था ए और ये वेक्टर था बी, अभी बी वेक्टर था,
लेकिन मैंने इसका क्या कर लिया, पैरेलल ड्रॉ कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने ये किया है कि मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से भी हम इनको ऐड कर सकते हैं कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने वेक्टर्स और स्केलर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी किया है। उसके साथ साथ हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा है, और उसके साथ हमने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को देखा है कि किस तरह से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर किस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि वेक्टर अलजेब्रा है। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। कि अगर आपकी कोई क्यूरीज है या क्वेश्चन है तो आप लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं, और आप इसी तरह से यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं। सो दिस ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।